जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है। जिसमें आज आपको चैप्टर 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में अच्छे तरह से समझाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैप्टर 2 का नोट्स वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो पहले वो देखिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको सब्जेक्टिव में 100% समझ में आएगा। तो पहले नोट्स वाला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। क्योंकि हम आपको पहले ही वीडियो में बता दिए थे कि इस चैप्टर से कम 5 से 7 नंबर मिलेंगे, और अगर आप चैप्टर 1 को अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो कम से कम 10 से 15 नंबर आपको चैप्टर 1 से, और चैप्टर 2 से आपको 5 से 7 नंबर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। और अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम जाके सर्च करना है, टेलीग्राम पे सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आप सर्च कीजिएगा, या तो उसका लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। 100% ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। हाँ देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री चैप्टर 1 का, 2 का, 3 का, जो भी आगे का चैप्टर है, उन सभी का अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं और उसका PDF लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव आपको हम फ्री में दे देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहां पर सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। तो वहां पर आपको टेस्ट फ्री में दिया गया है और ऑब्जेक्टिव फ्री में दिया गया है। बाकी नोट्स, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, वो सब जो है आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। तो अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ रुपया लगेगा, उसके बाद वहां पर आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये सब क्या है, आपका नोट्स है। और इसी नोट्स से क्या किया जाता है, सब्जेक्टिव बनाया जाता है, और इसी नोट्स से आपको ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। तो अगर आपका नोट्स अगर क्लियर है, देखिए, तो आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर है, फिर भी ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नोट्स है, जो कि 100% इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो सब्जेक्टिव है वो 50% इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका 50% इंपॉर्टेंट है। तब जाके वो क्या करता है, 100% में मिल जाता है। तो जाके पहले नोट्स वाला वीडियो देखिए, जो कि हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये सब क्या है, नोट्स है, जो कि आपको अच्छे तरह से कलर करके हुआ है, दिया हुआ है। और जो पेड ग्रुप में जो बच्चा ज्वाइन है, उसे ये क्या किया जाएगा, ये PDF आपको डाल दिया जाएगा। पेड ग्रुप का फीस 200 रुपया है, जब चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, ये सब ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया गया है, अशोक के बारे में बताया गया है। ये जो 16 महाजनपद है, इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद के बारे में हम अच्छे तरह से समझाए हुए हैं। जो बच्चा देखा होगा उसको पता होगा कि किस तरह से सर समझाए थे। क्योंकि आपको हम बताए थे कि ये अगर पढ़ लेते हैं ना, तो आपको सब्जेक्टिव में ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। सब्जेक्टिव एक तरह से रिवाइज करने का चीज है, और ऑब्जेक्टिव भी उसी तरह से है। ठीक है, अब आपका यहाँ से क्लास होता है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं MVVI लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न इस वीडियो से रहेगा तो रहेगा। आप 100% लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज, आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को लाइक करना। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए एक नंबर प्रश्न में देखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है कि मौर्य कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। मौर्य काल में जो इतिहास हुआ है, या कोई चीज प्रमुख घटना उतना हुआ होगा, उसके बारे में आपको उत्तर देना है। तो मौर्य काल के बारे में हम आपको नोट्स में अच्छे से समझाए हुए थे। ठीक है, फिर भी हम आपको सब्जेक्टिव में भी समझाएंगे। तो उत्तर में देखिए क्या लिखा है कि मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। ये जो मौर्य वंश है, इसकी जो जानकारी कैसे मिलती है, साहित्यिक स्रोत से और पुरातात्विक स्रोत से। ये साहित्यिक स्रोत क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत जो हम आपको, पुरातात्विक मतलब कि खुदाई वगैरह करके, साहित्यिक मतलब लिखित वगैरह से कर सकते हैं, ये है। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में यूनानी यात्री मेघास्त्री जाता है, जकिनिका इंडिका नामक पुस्तक के द्वारा मौर्य काल के बारे में, और पुरातात्विक मतलब होता है कि खुदाई वगैरह कर उनके, ये समझ सकते हैं, द्वारा लिखा गया वृत्तांत और कौटिल्य का अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो मेघास्तीनिज है, उन्होंने क्या किया है, इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। ये जो कौटिल्य जी है, वो क्या लिखे हैं, अर्थशास्त्र लिखे, क्या लिखे हैं, अर्थशास्त्र लिखे हैं। तो ये मौर्य वंश के बारे में इसे भी जानकारी मिलती है। इसके साथ परिवर्तित परिवर्तित जो कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म,
परंपरागत ग्रंथ तथा सांस्कृतिक से भी सहायता मिलती है, जो मौर्य वंश का जो है इसके बारे में, मौर्य कालिक के बारे में, ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण है। ये जो पुरातात्विक स्रोत है, जो कि नहीं कहते कि खुदाई वगैरह करके अभिलेखों के द्वारा खुदाई वगैरह किया जाता है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है वो कौन है? अशोक है, वो सबसे महत्वपूर्ण लगता है। ये अभिलेख अशोक के विचारों की अच्छी जानकारी देता है। पुरातात्विक स्रोत में उसके धर्म के प्रचार का भी उल्लेख मिलता है। जो अशोक है उसके क्या करते हैं? अच्छे विचारों को, बुरे विचारों को नहीं व्यतीत किया गया है, बल्कि अच्छे जो विचार होते हैं उसको प्रदर्शित किया गया है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप अच्छे से आप इसे याद कर सकते हैं, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न है, जरूर इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था? कलिंग युद्ध आप जानते होंगे, क्या हुआ था? कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जो पहले युद्ध लड़ते थे, कौन? अशोक। और उन्होंने क्या किया? युद्ध के जगह पर क्या कर लिया? धम्म को अपना लिया। किसको अपना लिया? धम्म को, मतलब कि जो है बौद्ध धर्म को प्रचार वगैरह करना स्टार्ट कर दिए है, ये 261 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है। तो उत्तर में आपको देखिए क्या करा कि अशोक विश्व इतिहास में जितना चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। मतलब कह रहा है ये जो अशोक है, देखिए थोड़ा सा बहुत जबरदस्त प्रश्न है, और इस प्रश्न को हम बोल दिए हैं कि वीवीआई है, तो वीवीआई है, जरूर इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि अशोक विश्व इतिहास, इतिहास में नहीं होता है कि जैसे पुराने जमाने के इतिहास कैलेंडर वगैरह देखते हैं तो इतिहास में ज्यादा फेमस रहते हैं, लेकिन अशोक ऐसा नहीं है। वो क्या है कि अशोक जो है, अशोक विश्व इतिहास में जितना चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, जितना इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इतिहास में अपने धर्म के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? धर्म के लिए। आपको पता होगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तन मन धन से कार्य किया, और वो अलग अलग जगह पर क्या किए? उसको फैला दिया। इसके कारण अशोक का भी ज्यादा नाम होना स्टार्ट हो गया है। वास्तव में अशोक का धर्म बौद्ध, जैन या वैष्णव नहीं था। बिल्कुल सही बात है। ये जो अशोक है वो सिर्फ बौद्ध धर्म को ही नहीं मानते थे, और न ही जैन धर्म को, न ही वैष्णव धर्म को, बल्कि यह सभी धर्मों की अच्छी बातों का निचोड़ रखता था। कौन? तो अशोक रखता था। फटाफट कमेंट करिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि ऐसा कौन व्यक्ति है या ऐसा कौन सम्राट है जो सभी धर्मों की अच्छी बातों का निचोड़ रखता है, तो आपको कमेंट में क्या आना चाहिए? अशोक आना चाहिए। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कौन आएगा, तो अशोक आएगा। जिसकी जानकारी हमें अशोक के 7वें अभिलेख से मिलती है। अशोक के धम्म इस प्रकार है, मतलब कि अशोक के जो धम्म है वो इस प्रकार है, जो कि प्राणियों की हत्या न करना। कब से? 261 ईसा पूर्व के बाद, मतलब कलिंग युद्ध हो गया उसके बाद, क्योंकि उस समय ना बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत बंदी बनाए गए थे। किसके? अशोक के। सेना वोना मारे गए, प्लस में उसको पकड़ के कैद कर लिया, ठीक है। माता पिता की सेवा करना, ये कुछ शब्द बोले थे कि माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना। बुजुर्ग मतलब समझते हैं ना कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उनको। गुरुजनों की इज्जत करना, जैसे अगर आप हमें गुरु मानते हैं तो आपको क्या है, थोड़ा ना थोड़ा मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, नहीं कि ऐसा नहीं बेइज्जती करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपके आस पड़ोस में कोई भी टीचर हो उसको रिस्पेक्ट देना, ठीक है। कम खर्चा करना है, ऐसा नहीं कि अगर आप कमा रहे हैं 10 रुपया तो आप 10 के बदला 15 रुपया खर्चा कर दे, ऐसा नहीं करना। नहीं, 10 रुपया खर्चा करना है, उसमें मेंटेन करके चलना है। जैसे 5 रुपया खर्चा करेंगे, 7 रुपए खर्चा करेंगे, क्योंकि 3-4 रुपए बचा के रखेंगे ताकि आने वाले समय में हमें काम दे, ठीक है। मित्रों, परिचितों एवं दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। जैसे नहीं होता है दोस्त वगैरह, उन सबके साथ क्या है? अच्छा से अच्छा व्यवहार रखने में अच्छा होता है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कह सकते हैं वीवीआई से MVVI है, जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। 5 नंबरी है ये, शॉर्ट नहीं लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही जबरदस्त है। ये भी प्रश्न आपका बहुत ही जबरदस्त है। ये आपका 2 बार पूछा गया प्रश्न है। अगर देखा जाए 2022 तक में, तो 2 बार पूछा गया है। 2020 या 22 तक में 2 बार पूछा गया है, और अभी तो आपका 2023 चल रहा है, और 2024 में एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। कहिएगा सर आप क्यों नहीं यहाँ पर लिख देते हैं कि ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इतना लिखना टाइम नहीं है, ठीक है। उतना लिखेंगे तो थोड़ा सा उसमें पता नहीं चलता कि हाँ ये कब कब पूछा गया है, ठीक है। लेकिन पूछा जाता है बहुत, ठीक है। उत्तर में आपको देखिए क्या करा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारत के जाने माने योग्य सम्राटों में से एक था। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो देख रहे हैं, ये योग्य शासक था। अयोग्य और योग्य। देखिए योग्य मतलब कि जो अच्छा खासा है, नहीं योग्य है मतलब कि वो बेकार है। वह एक सफल तथा महान विजेता था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को नहीं खोता था। मतलब कठिन परिस्थिति जैसे समझ रहे हैं कि जैसे नहीं होगा कि अगर आपका जैसे हिरन है, ठीक है,
क्या है, आप हिरन हैं और आपके सामने क्या आ गया, शेर आ गया। ये क्या हुआ, कठिन परिस्थिति है। उसमें भी क्या करते थे, वो धैर्य के साथ रहते थे। कौन, हिरन रहते थे। तो यही चंद्रगुप्त द्वितीय का कहना है। उसने चंद्रगुप्त साम्राज्य, क्या है, चंद्रगुप्त साम्राज्य का विस्तार बाहुबली पूर्व किया था। मतलब बहुत पहले कर दिया होगा, शायद यहाँ पर कुछ मिस्टेक लिखा हुआ है। जिसके फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य की नींव कम भी कमजोर नहीं हुआ। ये ठीक है, क्या है, यहाँ पर चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य की नींव कमजोर नहीं हो सकी। वह एक बेजोड़ सेनानायक था। मतलब कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, वह सेना नायक था, एक तरह से कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त था, एक तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वह अपने देश में विदेशियों को देखना नहीं चाहते थे। नहीं कहते कि हमारे देश में आने से जैसे अंग्रेज आया भारत में लूट उठ के चला गया, तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, वो चाहते थे कि हमारे देश में कोई नहीं आए, कोई विदेशी नहीं आए। नहीं तो क्यों, पता नहीं क्यों नहीं रखना चाहते थे, ठीक है। वे अपने साम्राज्य में कभी भी विदेशी को नहीं रहने देते थे। बिल्कुल सही बात है, नहीं रहने देते थे। कूटनीतिज्ञता के क्षेत्र में भी वह अद्वितीय था। मतलब कूटनीतिज्ञ का अर्थ समझते हैं कि जैसे नहीं होता है कि इधर से इधर आग लहराना, उसमें भी क्या था, अद्वितीय था। ऐसा कोई नहीं था, एक तरह से कर सके हैं। वह अपने उद्देश्य की प्रति, यहाँ पर अपने प्रति होना चाहिए, ठीक है, के लिए सुकर्म और कुकर्म कुछ भी कर सकते समझता था। देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपको लक्ष्य पाना है तो वो क्या करते थे, सुकर्म मतलब कभी कभी अच्छा काम कर लेते थे और कभी कभी कुकर्म भी कर लेते थे। नहीं कहता कुकर्म कर लिया, फलना चिना कर लिया, ये होता है। उसने एक नारी का वेश धारण कर शंकर राजा की हत्या की और अपने ज्येष्ठ भ्राता रामगुप्त का वध कर मगध की गति को प्राप्त किया। देखिए यहाँ पर क्या था, एक नाम की देवी नाम की एक लेडीज थी, ठीक है, देवी नाम की लेडीज थी। और उन्होंने क्या किया, रामगुप्त रामगुप्त के साथ शादी की थी ये देवी, ठीक है। और क्या किया, ये देवी जो है ना और चंद्रगुप्त मिलकर रामगुप्त को मरवा दिया। क्यों, रामगुप्त जो था क्या था, अयोग्य था। मतलब वो अच्छा खासा शासक नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, देवी को मरवा दिया। बहुत जबरदस्त है। इसमें जो खान सर पर आए हुए थे, तो वो अभी याद आ गया तो सोचे चलो आपको भी बता ही देते हैं। मस्त बताए हुए थे। मतलब कि अगर आप कमजोर रहिएगा तो आपको मार देगा कोई भी, ठीक है। तो वही काम चंद्रगुप्त किया था। उसका ज्येष्ठ भ्राता था, मतलब कि बड़ा भाई कौन था, रामगुप्त था। और रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, देवी था। और देवी ने किससे विवाह कर लिया, चंद्रगुप्त से विवाह कर लिया। बहुत मस्त एक कहानी था, ठीक है। ध्रुव देवी को अपनी पत्नी बनाया। कौन, ये बनाया। उसने अन्य देशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। उसके इन सभी कार्यों से यह पता चलता है कि वह कूटनीतिज्ञ के क्षेत्र में महान शासक था। उसके शासन काल में कम अपराध हुआ करते थे। नहीं होता है कि जैसे अगर हम राजा है तो यहाँ पर हम शासन वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपराध न के बराबर होना चाहिए, कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इसका हुकूमत बहुत ही ज्यादा थे। वे धर्म से ब्राह्मण थे। कौन, तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, वो धर्म से क्या थे, ब्राह्मण थे। लेकिन वह किसी भी धर्म से घृणा नहीं करते थे। बिल्कुल ऐसा सबके 100% सभी के अंदर ऐसा होना चाहिए, या हिंदू हो या मुस्लिम, आपको अंदर यही होना चाहिए, इंसानियत का होना चाहिए। इंसानियत और एक हिंदुस्तानी, क्या होना चाहिए, इंसानियत और एक हिंदुस्तानी। जाति पाति नहीं देखना चाहिए कि हाँ हम इस जात से ऐसे हैं, वो नहीं कभी देखना चाहिए, ठीक है। वो घृणा नहीं करते थे। इसके दरबार में अनेक प्रकार के विद्वान रहते थे और उसका वे मदद भी करते थे। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य सबसे प्रसिद्ध शासक था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक है, नवरत्न रहते थे और उसका सहायता वगैरह भी करते थे। तो अगर इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो 5 नंबर दे देगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न को। हमको अच्छा अच्छा बताइएगा एक बार कमेंट करके, क्या आपको सबको समझ में आ रहा है। बिल्कुल, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक का बटन भेजिएगा, या तो कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है, बहुत ही मजे से समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए 4 नंबर में क्या करें कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। देखिए अब इतिहास लेखन में अभिलेखों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों, देखिए क्या कह रहा है कि अभिलेख उसे कहते हैं जिसमें राजा महाराजा पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतत पर खुदवाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं राजा हूं, एक तरह से मान लीजिए, और ये मेरा महल है, ठीक है। तो यहाँ पर आस पड़ोस में बड़ा बड़ा पत्थर होगा, तो हम कहेंगे सेनाओं सबको कि यहाँ पर मेरे बारे में प्रचार करो, कुछ ऐसा चीज लिख दो जो आने वाले समय में, कुछ आने वाले समय में जो है ना, देखिएगा कि हाँ ये राजा का है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ऐसा कुछ करवाते थे, ठीक है। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचारों लिखे जाते थे जो उन्हें बनवाते थे। मतलब कि नहीं होता कि हम बनवा रहे हैं तो उन्हीं के विचारों के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। या तो अथवा में आप इसमें ही लिखते हैं कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन काल में राजा महाराजा पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन पर विशेष लिखवाते थे। इतिहास लेखन से यह प्रसिद्ध प्रसिद्ध साम्राज्यों के बारे में इतिहास लेखन से ही जानकारी मिलती है। हमने बताया थे कि जैसे राजा हो गया तो बड़ा बड़ा पत्थर लिखवा दिए, उस पर कुछ अच्छा खासा लिखवा दिए।
बुरा भी लिखा थे, तो उसी से जानकारी मिल सकती है। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने 5 नंबर में क्या करा है, और आप सब टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या कार्य किए। ये जो अशोक है वो बौद्ध धर्म के जो प्रचार नहीं होता है उसके लिए क्या क्या कार्य देखिए, इसके बारे में उत्तर देखिए। तो कलिंग युद्ध के उपरांत, कलिंग युद्ध के मतलब कि 261 ईसा पूर्व के बाद उन्होंने क्या किया, युद्ध के जगह पर क्या किया, धम्म को अपना लिया। किसको अपना लिया, धम्म को अपना लिया। तो उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए तन मन धन से कार्य किया। कौन, तो अशोक ने किया। अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थानों लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर तथा श्रेयवस्ती की यात्राएं की, और जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उनका पालन स्वयं भी किया। नहीं कहते हैं कि अगर हम वो अमल कर रहे हैं, जैसे हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप वो मत कीजिए, तो उस पे हमें खुद भी कायम होना पड़ेगा, तब आप हमारा आज्ञा पालन कर सकते हैं। और हम कहेंगे कि वो नहीं करो और हम खुद उस पे जाएंगे, तो क्या आप मेरा आज्ञा का पालन करेंगे, तो कहिएगा नहीं सर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। समझ रहे हैं इन बातों को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो अशोक भी ऐसा ही करता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को, श्रृंखलाओं को, स्तंभों को गुफाओं पर खुदवाया। उसने अनेक स्तूप बनवाए। नहीं, स्तूप मतलब नहीं होता कि बड़ा बड़ा जो मंदिर तरह टाइप का होता है, वो बनवाए थे। उसने बौद्ध भिक्षु को आर्थिक सहायता दी। बौद्ध धर्म के आंतरिक फूट को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में बौद्धों की तीसरी संगीति का आयोजन भी किया। चलिए, बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। चलिए फटाफट बताइएगा कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। तो ये जो हुआ था आपके अशोक के शासन काल में हुई थी, याद रखिएगा। और कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भारत के विभिन्न भागों के साथ साथ विदेशों में भी भेजा गया। श्रीलंका में अशोक अपने पुत्र, मतलब कि श्रीलंका में क्या किया, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। इस प्रकार अशोक बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। मतलब नहीं होता कि ये जो भारत है, भारत में न फैलाकर क्या किया, वो अलग क्षेत्रों में भी फैला दिया। क्या क्या, अलग क्षेत्र में। तो कौन, कौन फैलाए थे, तो ये फैलाए थे अशोक फैलाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा आपके सामने 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है 5 नंबर। ठीक है, चलिए मेघास्तनीज के बारे में आप क्या जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो 1 नंबर तो फिक्स है यहाँ से। तो उत्तर में आपको लिखना है कि मेघास्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। क्या था, ये जो चंद्रगुप्त सॉरी मेघास्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था, यूनानी राजदूत था। उसे संयुक्त ने अपना राजदूत बनाकर उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। क्या क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेघास्तनीज ने भारत में जो भी कुछ देखा उसने अपने इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। मतलब क्या किया, ये जो भारत में जैसे नहीं होता है, चलिए हम आपको अच्छे से हम समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले सबसे पहले याद रखना है, ये याद सबसे पहले आपको ये रखना है कि जो मेघास्तनीज है किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वो कहाँ के थे, यूनान के थे। कहाँ के थे, यूनान के थे। क्या थे, राजदूत थे। क्या थे, राजदूत थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। और मेघास्तनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, इंडिका है। और इसमें क्या क्या लिखा गया है, तो ये जो भारत दिख रहे हैं, भारत के बारे में गुण गाया है कि यहाँ भारत में संस्कृति ऐसा है, यहाँ की महिलाएं ऐसी है, यहाँ के राजा ऐसे हैं, यहाँ के गुण ऐसे ऐसे गाए हैं। किसमें, इंडिका नामक पुस्तक में। उसने भारत का जो विवरण प्रस्तुत किया है उसमें उसने भौगोलिक पर्यावरण, भारतीयों के सामाजिक जीवन, उनकी धार्मिक अवस्थाओं, राजनीतिक तथा प्रशासनिक के बारे में लिखा है। अभी जस्ट हम आपको बताए कि महिलाओं हो गया, धार्मिक स्थिति के बारे में हो गया, राजनीतिक हो गया, प्राशासनिक जो कि शासन वगैरह किस तरह से करते थे, तो इंडिका नामक पुस्तक में ही वर्णन किया गया है। ठीक है, तो छठा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7वां प्रश्न देखते हैं कि महाजन पदों के बारे में संक्षिप्त में लिखे। देखिए अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो इसमें आपको 5 नंबर में मिल जाएगा।
और अगर ऐसे लिखते हैं तो 2 नंबर में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा 5 नंबर और कैसे मिलेगा 2 नंबर, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, महाजन पद के बारे में संक्षिप्त में लिखे तो 16 महाजन पद के काल में सबसे शक्तिशाली मगध था। कौन था? मगध था, जो अभी गंगा नदी और सोन नदी के निकट बसता है। मतलब कि ये जो नदी है वो कहाँ है? गंगा नदी और सोन नदी के निकट में बसती है। मगध ने अपनी राजधानी बढ़ाने के लिए कई जगह की रानियों के साथ विवाह किया। को मगध। अब देखिए मगध क्या किया, मतलब कैसे नहीं होता कि अपना बढ़ाने के लिए उन्होंने कई जगहों की रानियों के साथ विवाह किया, जिसमें से लिच्छवी की राजकुमारी कौशला से विवाह किया। इसीलिए मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। और मगध के बारे में और डिटेल के साथ बता देंगे तो आपको इसमें 5 नंबर मिल जाएगा। जो कि हम लास्ट में आपको 10वां प्रश्न है, उसमें हम आपको यही बताएंगे मगध के बारे में कि क्यों प्रसिद्ध हो गया, क्यों ज्यादा विस्तृत हुआ, क्यों ये फेमस हो गया 16 महाजनपदों में। सो मगध ये क्यों ज्यादा फेमस हुआ, तो इसके बारे में 10वां प्रश्न में आपको हम समझाएंगे। ठीक है। 8वां प्रश्न क्या करें कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। ये आपके 5 नंबर में पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले ये जीवन के बारे में, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये प्रश्न आप जरूर याद रख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ हुआ था, लेकिन कपिल वस्तु में याद रखना है। कपिल वस्तु के कहा? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि नेपाल में भी शायद है। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्था। क्या नाम था? सिद्धार्था। उनके जन्म के 7वें दिन उनकी माँ की मृत्यु हो गई और उनका लालन पालन उनकी मौसी गौतमी करती है। मतलब कौन करती है? गौतमी करती है। 16 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह यशोधरा से हुई तथा 28 वर्ष की आयु में उनका पुत्र हुआ। क्या हुआ? 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शादी किया और 28 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? उनको एक पुत्र हुआ, जिसका नाम क्या था? राहुल था। क्या नाम था? राहुल था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया और बिहार के बोध गया में उन्हें शिक्षा प्राप्त हुआ और 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। देखिए तो ये जो है आपका शॉर्ट टर्म है। क्या है? शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा गया है, जो कि हम इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं किए। लेकिन इसमें अगर आप जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जब आप एग्जाम दीजिएगा, इसमें आपको 2 ही नंबर देगा, इसमें 5 नंबर आपको ऐसे नहीं देगा। तो देखिए गौतम बुद्ध के तो ये तो जीवन के बारे में है, जिसमें इसका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। कहाँ? तो लुम्बिनी नामक स्थान में। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्था। इनके इनका लालन पालन कौन करती है? तो गौतमी उसकी मौसी ही करती है। कितने वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो जाती थी? 16 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ? यशोधरा, जबकि विश्व सुंदरी थी एक तरह से कह सकते हैं यशोधरा। ठीक है। और 28 वर्ष की अवस्था में उसका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम क्या था? राहुल का अर्थ क्या होता है? रुकावट होता है। ठीक है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया, मतलब कि वो घर छोड़ दिए। उसके बाद वो क्या किए? बोध गया चले गए और बोध गया में जाके पीपल वृक्ष के भी नीचे वहां पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 80 वर्ष की आयु में क्या किया? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो इसमें अगर आप इम्पोर्टेंट से पढ़िएगा तो कुछ और लाइन देना पड़ेगा ताकि आपको 5 नंबर मिल जाए। हम जब आगे कराएंगे तो कभी ये चैप्टर 4 जब हम कराएंगे ना, तो उसमें हम आपको इसका फुल टर्म बता देंगे। ठीक है, जिसमें 5 नंबर आपको मिल जाएगा चैप्टर 4 में। देखिए हम आपको जरूर एक बात बोलेंगे कि देखिए कुछ दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ हमें किस तरह से और तैयारी करना चाहिए। तो टेस्ट आप जरूर दीजिए। ठीक है। कैसे टेस्ट देना है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि सातवाहन कौन थे। तो सातवाहन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस राजवंश का समय 230 ईसा पूर्व से दूसरी सदी तक थी। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान में थी, जो अभी महाराष्ट्र में है, जो वर्तमान में अभी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यह मृत सत्तात्मक वंश का था। इस वंश के शासकों ने अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ते थे, इसीलिए इसे सातवाहन कहते हैं। मतलब नहीं होता है जैसे मेरा ही नाम कुंदन है, ठीक है, तो उसके आगे क्या होना है? माता का नाम लिखाना है। जो भी आपका माता का नाम रहे या मेरी माता का भी नाम, जो वो आगे लिखा जाता था। ठीक है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, 2013 2016 ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। ऐसे हम अगर आप चाहे तो लिख के हम ला सकते हैं, बट लिख के लाते नहीं है। अगर आप चाहे कहेंगे कि सर ऐसे ऐसे लिख के लाइए कि ये एग्जाम में ये पूछा गया है, तो उससे हमें और ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो जरूर हम आपके लिए ऐसे लिख के जरूर लाएंगे। ठीक है। कह रहा है कि मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। मतलब कि ये जो प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध होने का जो कारण क्या था, इसके बारे में लिखना है। ठीक है। प्रसिद्ध होने का क्या कारण था, इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए प्राचीन काल में 16 महाजन पदों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। कितने? 16 महाजन पदों के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। ठीक है। जिस तरह से अभी जो है पहले देश आजाद होते कितने? 552 क्या थे? क्या थे उसके क्या कहते हैं?
रियासत थे, सॉरी रियासत, रियासत कितने थे, 552। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो अलग अलग टाइप में बदल गया, लेकिन अभी वर्तमान में 28 है ये और 8 है ये, अलग है। इनमें मगध महाजनपद कई कारणों से विशिष्ट था। इसकी विशिष्ट स्थिति कुछ कारण निम्नानुसार है। मतलब कि जो मगध है वो कुछ कारणों से क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए उस कारणों को देखते हैं क्यों वो प्रसिद्ध था, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में दिया गया है कि अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह चारों ओर से सुरक्षित था। नहीं होता है कि जैसे ये क्षेत्र हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मगध है, मगध है, और इसके चारों तरफ से क्या है, सुरक्षा क्या हुआ क्षेत्र से, तो इसके कारण क्या है, वो फेमस एक तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी तथा दक्षिण में विंध्याचल इसकी भौगोलिक सुरक्षा सीमा निर्मित करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि चारों तरफ से एक मगध है, इधर से गंग, इधर से नदी, इधर से नदी, इधर से, मतलब एक तरफ से इसको सुरक्षित करने वाला कौन है, प्राकृतिक है। इसी के कारण ये ज्यादा फेमस हुए थे। वो किसी को भी मार पीट करके आ जाता था, उसका पार करने में टाइम लगता था, तो गोली बारूद से उड़ा देता कोई भी चीज से, ठीक है। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर, मतलब ये प्राचीन राजधानी राजगीर राजाओं का घर था, जिसका अर्थ होता है राजगीर राजाओं का घर। एक नवीन राजधानी पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। 5 पहाड़ों की श्रृंखला से घिरा राजगीर अभय था। पाटलिपुत्र गंगा गंडक एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ पर गंडक ले लीजिए या पुनपुन नदी ले लीजिए, बात बराबर है, ठीक है। यहाँ से सभी और के लिए संगम सुगम संचार साधन उपलब्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। बिंबिसार अजातशत्रु एवं महापद्नंद जैसे प्रतापी राजाओं ने मगध महाजनपद को सर्वशक्तिशाली स्वरूप प्रदान किया। मतलब कि बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, महापद्नंद जो है, इन्हीं सब के कारण क्या हुआ था, महाजनपद ये जो मगध है वो सबसे ज्यादा और ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। राजगीर के पास लोहे के विशाल भंडार थे। इससे अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण सुगम हुआ। सुगम मतलब कि बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। मगध आधुनिक में जो कहाँ है, झारखंड में थोड़ा सा पड़ता था, कोयले के भंडार मिले हैं, ठीक है। थोड़ा सा और पॉइंट है, जस्ट आपको पूछ रहे हैं। मध्य गंगा के मैदान के मध्य भाग में स्थित होने के कारण मगध राज्य की भूमि उपजाऊ थी। मतलब कि यहाँ की जो चारों तरफ क्या थी, पानी ही पानी थी। इसके कारण क्या था कि यहाँ का जो क्षेत्र था वो उपजाऊ था, पर्याप्त वर्षा होती थी, मतलब कि वर्षा समय समय पर होती थी। इससे उत्पादन बढ़ा। परिणाम स्वरूप व्यापार में वृद्धि हुआ, और जितना अच्छा खासा व्यापार होता है, मतलब कि जितना अच्छा खासा उत्पादन आप कर पाएंगे उतना ही अच्छा खासा आपको वृद्धि होगा, ठीक है। इससे राज्य की आय में वृद्धि हुई, और जब आप व्यापार वगैरह करिएगा तो क्या होगा, आय में वृद्धि होगा। धातु के सिक्के का प्रचलन बढ़ा। मगध महाजनपद आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है, मतलब कि वो बहुत ही भरपूर मात्रा में थे आर्थिक दृष्टि से, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। बट हम आपको एक जरूर बताएंगे कि इतना जो सारा चीज लेना चाहते हैं चैप्टर वाइज नोट्स और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 300 से 500 आपको एम भी दे जाएगा, 100 से लेकर 150। ये प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारा का सारा अगर आप चीज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज आप सब टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देने से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अब आप जाके क्या कर लीजिए, चैप्टर 2 का क्या करिए, चैप्टर 2 का आप ऑब्जेक्टिव तब तक तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और गूगल पे आके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वही सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपको आ जाएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, आप सर्च किए। उसके बाद आप देखिएगा नीचे, आप देखिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल दिखाएगा और एक ऑनलाइन टेस्ट दिखाएगा। तो आपको पहले वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे हम आपको बताते हैं, ओपन होने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, सर्च का ऑप्शन आएगा। तो सर्च कीजिएगा हिस्ट्री, थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक से देख लीजिएगा, हिस्ट्री सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपको देखिए चैप्टर ये इम्पोर्टेंट टेस्ट लिए हैं वो है, ये हिस्ट्री चैप्टर 1 का टेस्ट लिए हैं। ये चैप्टर 1 का नोट्स भी हम फ्री में दे दिए हैं, और ये चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 3 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव देखिए। ऑब्जेक्टिव अगर आपको पढ़ना है तो इस पे क्लिक किए, और उसके बाद देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, आप जाके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आप जाके जरूर पढ़िएगा। देखिए ये सब आपको ऑब्जेक्टिव फ्री में दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव वगैरह नोट्स वगैरह और लीजिएगा तो ये आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आपको मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।